बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं प्रोफेसर मारवान यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट की तरफ से हमारा चैप्टर नंबर 14 ख़त्म हो चुका। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस कर लिए और चैप्टर के एग्जांपल न्यूमेरिकल्स भी हमने सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट अब हमारा जो है ना जी हिस्सा वो रह गया चैप्टर 14 के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स। सो पहला न्यूमेरिकल है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो सेकेंड ईयर फिज़िक्स और इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं जी न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल नंबर 14.1। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है जी फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स। ठीक है, अब आपने फाइंड क्या चीज़ करनी है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इस बात का ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड में ही लिख लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं B इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। उसका सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, डायरेक्शन तो फाइंड करनी नहीं, तो वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ विल कॉज अ मैक्सिमम फोर्स। अगर आपको मैक्सिमम फोर्स का कहा गया है देन कीप इट इन योर माइंड कि थीटा की जो बात हो रही है ना, थीटा शुड बी 90 डिग्री। सो आपको जो चीज़ गिवन है डाटा के अंदर गिवन है थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये आपको मैक्सिमम फोर्स के बारे में कह रहे हैं और मैक्सिमम फोर्स 90 डिग्री पे होती है। मैक्सिमम फोर्स ऑफ 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन। तो फोर्स कितनी है मैक्सिमम? 7 इंटू 10⁻³ न्यूटन ऑन ए 20 सेंटीमीटर स्ट्रेट वायर। जो वायर हम यूज़ कर रहे हैं उसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2 मीटर। सेंटी प्रीफिक्स है उसकी वैल्यू। एंड द लास्ट थिंग इज स्ट्रेट वायर कैरिंग ए करंट ऑफ 10 एम्पेयर। और उस वायर में से जो करंट पास कर रहा है दैट करंट इज 10 एम्पेयर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ B। वैल्यू ऑफ B फाइंड करने के लिए हम लोग सबसे पहले अप्लाई करेंगे जी अपना, हम लिखेंगे अपना फॉर्मूला। सो स्टार्ट करते हैं जी सॉल्यूशन। सो सबसे पहले F इज इक्वल्स टू IL B साइन ऑफ एंगल थीटा। F इज इक्वल्स टू ILB साइन ऑफ एंगल थीटा। अगर हम यहाँ पर फॉर्मूले को बेहतर करके लिखें फॉर द वैल्यू ऑफ B, तो B को हम शिफ्ट कर देते हैं। B विल बी इक्वल टू F डिवाइडेड बाय ILB साइन ऑफ एंगल थीटा। नेक्स्ट वी हैव टू पुट द वैल्यूज। B इज इक्वल्स टू फोर्स की वैल्यू हमें गिवन है, फोर्स 7 इंटू 10⁻³ द वैल्यू ऑफ करंट दैट इज 10 एम्पियर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर दैट इज 0.2। नेक्स्ट चीज B, ये हम सॉरी B को हमने डिवाइड कर दिया था, B हम क्यों लिख रहे हैं? सो साइन ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल 90 degree. So if we divide it we will get the answer B is equals to 10 को यहाँ पर डिवाइड कर दें, it will be 7 into 10⁻⁴ divided by 0.2। साइन 91 हो गया ना, तो वो तो उसको तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। 10 डिवाइड करें, ऊपर पावर एक -4 मज़ीद कम हो जाएगी। सो 7 into 10⁻⁴ divided by 0.2. So the answer is 3.5 10⁻³ और यूनिट हम इसके लिए यूज़ करेंगे टेस्ला। तो ये था जी हमारा पहला न्यूमेरिकल। और इसके लिए टॉपिक कौन सा यूज़ हुआ? इसके लिए टॉपिक हमने यूज़ किया था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ये अपने पेपर में नहीं लिखना, ये सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट के लिए। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन a uniform magnetic field।
फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये उस चैप्टर का हमारा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट आ गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 आई थिंक वेलोसिटी सिलेक्टर का है और इसके अंदर फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज फार्मूला यूज़ होगा। हाउएवर स्टार्ट इट। न्यूमेरिकल नंबर है नेक्स्ट जी 14.2। न्यूमेरिकल नंबर 14.2 की स्टेटमेंट, हाउ फास्ट मस्ट अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2.5 10⁻³ टेस्ला, हाउ फास्ट द इलेक्ट्रॉन शुड मूव, वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी, कि प्रोटॉन कितना तेज मूव करेगा इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 10⁻³ टेस्ला। B is equals to 2.5 10⁻³ Tesla, such that the magnetic force is equal to its weight। हमें जो स्टेटमेंट में गिवन है दैट मैग्नेटिक फोर्स को मैं लिख रहा हूँ Fm इज इक्वल टू इट्स वेट, और उसको मैं लिख रहा हूँ Fg, कि जितना उस पार्टिकल का वेट है उतनी ही उस पार्टिकल के पास फोर्स है। फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है जिसके अंदर से हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास कर रहे हैं, ये बी उस पर उतनी ही फोर्स लगा रहा है जितना उसका अपना वेट है। और हमने फाइंड क्या चीज़ करनी है, हमने फाइंड करनी है वेलोसिटी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपने याद रखनी है। जब ये प्रोटॉन को हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेंगे, प्रोटॉन स्ट्रेट पाथ पे तो मूव नहीं करेगा, इट विल डिफ्लेक्ट इन द मैग्नेटिक फील्ड। और कितने एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज को 90 डिग्री एंगल पर डिफ्लेक्ट करता है। तो एक चीज़ तो अपने जेहन में क्लियर रखनी है यहाँ पे, दैट यू विल पुट द एंगल थीटा विच इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री? क्योंकि जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में से पास करेगा इट विल डिफ्लेक्ट ऑन द एंगल ऑफ 90 डिग्री। दूसरी चीज़, जब आपने यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करनी है, आपने वेट को पुट करना है mg, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मैंने उसकी जगह fg लिखा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज इक्वल टू mg। g की वैल्यू तो हम पुट करेंगे 9.8, और मास की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन। m क्या चीज़ पुट होगा, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27 kg। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन will be is equals to 1.67 10⁻27 किलोग्राम। सो अगर हम इन वैल्यूज़ को पुट करें, तो इन वैल्यूज़ को पुट करने पर हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम फार्मूला यूज़ कौन सा करेंगे, हम यहाँ पर सॉल्यूशन में फार्मूला यूज़ करेंगे F इज इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी। ऑब्वियस है, हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। सो अगर हम इस फार्मूले को यूज़ करें, सो ये फार्मूला है जी Fm, फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड, इज इक्वल्स टू Fg, the force of gravity, which is equal to the weight. So Q V cross B is equals to Fg, that is weight, mg. So we have to find the velocity. Let us open the formula. Q is equals to Vb sine of angle theta, which is equals to mg. Next इसमें वैल्यूज पुट करें। वैल्यूज पुट करने से पहले भी आप इसको बेहतर करके उधर डिवाइड कर दें। हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी को आइसोलेट करते हैं। सो वेलोसिटी v विल बी इक्वल टू mg ओवर q b साइन ऑफ एंगल theta. If we put the values, v is equals to m 1.67 10⁻27, value of g that is 9.8 divided by charge, प्रोटॉन का चार्ज। सो कोई मसला नहीं है, प्रोटॉन का चार्ज हम जानते हैं, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज है। सो इट इज़ 1.6 10⁻19 और यूनिट कूलम। वो डाटा में उसको भी लिख दें। नेक्स्ट वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ये भी Q की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे 1.6 10⁻19, B मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 2.5 10⁻3 2.5 10⁻3, नेक्स्ट साथ साइन ऑफ एंगल
90 degree. And sine 90, it's obvious it is 1. We will not write it again. So let's solve it. 1.67 10 raised by minus 27 multiply by 9.8 divided by 1.6 10 raised by minus 19. 2.5 divided by 2.5 10 raised by minus 3 साइन ऑफ एंगल थीटा, तो वो 1 है. अगर मैं सारे का आंसर लिखूं, सो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 4.0 इंटू 10 रेज़ पावर माइनस 5. मेरे पास जो आंसर आ रहा है एग्जैक्ट लिखूं 4.09 10 रेज़ पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड. राउंड ऑफ करके 4.1 करना है. इट्स अप टू यू, आप चाहें तो उसको कर सकते हैं, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है. नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे मूव करें, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है जी अ वेलोसिटी सिलेक्टर हैज़ अ मैग्नेटिक फील्ड. हमारे पास एक वेलोसिटी सिलेक्टर है, मतलब जिसके अंदर आपने किसी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को एडजस्ट करना है. किस तरह से एडजस्ट करना है, तो जो वेलोसिटी सिलेक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द मैग्नेटिक फोर्स बोथ आर इक्वल. इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल्स टू QE, मैग्नेटिक फोर्स QE क्रॉस B, ये दोनों आपस में इक्वल होती हैं. और वहाँ से हम कैंसलेशन करते हैं और वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं E/B. लेट्स डू दिस. इस न्यूमेरिकल को जब हम सॉल्व करेंगे यू विल बी एबल टू फाइंड इट. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल 14.3. सबसे पहले इसका डाटा. So if we read out the statement, a velocity selector has a magnetic field of 0.3 Tesla. B की वैल्यू हमें गिवन है, B is equals to 0.3 Tesla. If perpendicular electric field, so the angle is 90 degree. If a perpendicular electric field of 10,000 volt per meter, electric field intensity की वैल्यू 10,000 वोल्ट पर मीटर, न्यूटन पर मीटर इज इक्वल टू वोल्ट पर मीटर, एक ही बात है. तो कंफ्यूज नहीं हो जाना यूनिट देख के. न्यूटन पर कूलम हो, वोल्ट पर मीटर हो, दोनों आपस में इक्वल होते हैं. चैप्टर नंबर 12 पोटेंशियल ग्रेडियंट, उस टॉपिक में मैंने आपको डिराइव करवा रखा है. सो इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू. वोल्ट पर मीटर is applied, what will be the speed of the particle that will pass through the selector? So we have to adjust the velocity. So required है हमसे velocity v is equals to question mark. So मैं आपके लिए पूरा derive करूँगा. In velocity selector, remember this, in a velocity selector, magnetic force is equal to electric force. आप मैग्नेटिक फोर्स को FB से भी लिख सकते हैं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम सिंबल B यूज़ करते हैं. सो इट्स नॉट अ बिग डील. M यूज़ कर लें मैग्नेटिक, क्योंकि याद रखना इजी है, तो मैं नॉर्मली FM से ही डिनोट करता हूँ, जस्ट लाइक दैट. सो इफ यू पुट द वैल्यूज, F विल बी इक्वल टू QVB, बिकॉज V क्रॉस B पूरा फॉर्मूला परपेंडिकुलर का वर्ड लिखा है स्टेटमेंट में. सो द एंगल थीटा विल बी 90 डिग्री. सो उस 90 डिग्री को जब साइन 90 पुट करना है, सो आई थिंक देयर इज नो नीड टू राइट इट. सो QVB is equals to electric field, that is QE. Let us simplify, cancel these Q, and now you can write the formula V is equals to E/B. Now let us put the values. So if we put the values, V is equals to electric field intensity 10,000 over B 0.3. So velocity should be equal to 10,000 divided by 0.3. So the answer comes out as 3333, penta 3.3. So I will write it as 3.33 10 raised power 4. 5 3 आ रहे हैं तो वो 3 को आप उसको लिख रहे हैं 3.3 10 raised power 4 meter per second. This is the velocity with which you should move the particle so that it will experience no force.
कि दोनों फोर्सेस तभी इक्वल हो जाएंगी, एंड व्हेन बोथ फोर्सेस विल बी इक्वल दे विल कैंसिल आउट द इफेक्ट एंड द पार्टिकल विल मूव स्ट्रेट थ्रू दैट. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 13.4. So numerical number 14.4. So statement: a coil of 0.1 meter by 0.1 meter. एक कॉयल है जी 0.1 मीटर बाय 0.1 मीटर, मतलब दो लेंथ्स को मल्टीप्लाई किया गया, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई द टू लेंथ्स इट्स एरिया. सो एरिया ऑफ द कॉयल इज 0.1 meter multiplied by 0.1 meter, and I will write it as meter square. Simply you can say that area is equals to 0.01 meter square. Now if we move forward, we can say that and in 200 tons carrying a current of 1 milliampere. न्यूमेरिकल है कौन सा? इट शुड बी द न्यूमेरिकल ऑफ एम्पेयर सर्किटल लॉ. ठीक है, इसके अलावा हमने चैप्टर में कहीं पर ऐसा कुछ नहीं पढ़ा. तो ये सोलेनॉइड की बात हो रही है, उसमें से कॉयल में से करंट पास हो रहा है जिसका एरिया गिवन है. सो इट इज़ एम्पेयर सर्किटल लॉ. सो जो करंट की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए हैं 200, एन इज इक्वल्स टू 200. नेक्स्ट, a current of 1 milliampere, I is equals to 1 milliampere 10 raised power minus 3 ampere, placed in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. B की वैल्यू हमें गिवन है, B is equals to 0.1 Tesla. Calculate the maximum torque that acts on the coil. अच्छा, टॉर्क के लिए न्यूमेरिकल था, रिक्वायर्ड है जी टॉर्क. टॉर्क इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. अगर हमने टॉर्क फाइंड करना है तो हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था बी एन आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा. तो हम कॉज ऑफ एंगल थीटा उसमें पुट करेंगे, एंड व्हाट विल बी द थीटा. उसके लिए स्टेटमेंट फिर से पढ़ते हैं. अ कॉयल ऑफ 0.1 by 0.1 meter and that 200 turns are carrying the current of 1 milliampere placed in a uniform magnetic field. Calculate the maximum torque, and when you talk about the maximum torque, we say that angle will be equal to 0 degree. because 0 क्यों है, तो वो इसलिए है कि यहाँ पर हम cos थीटा यूज़ करते हैं, और cos का मैक्सिमम आंसर कहाँ पर होता है 1 पे. यहाँ पर हम 90 क्यों पुट कर रहे थे, बिकॉज वी आर यूजिंग द साइन ऑफ एंगल थीटा. उस फॉर्मूले में साइन थीटा, थीटा मैक्सिमम कब होगा, साइन थीटा की आंसर मैक्सिमम कब होगा, व्हेन यू पुट द थीटा 90 डिग्री. सो इन केस ऑफ कॉज ऑफ थीटा यू विल पुट द थीटा 0 डिग्री इन ऑर्डर टू गेट मैक्सिमम टॉर्क. सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला लिखें. सो मैक्सिमम टॉर्क के लिए फॉर्मूला होगा टॉर्क इज इक्वल्स टू एन आई बी ए कॉज ऑफ एंगल थीटा. बुक पे अल्फा है, सो इट्स नॉट द थिंग टू बॉदर, कि उसको परवाह भी नहीं आपने करनी, वो थीटा हो अल्फा हो डजेंट मैटर. नंबर ऑफ टर्न्स 200, अमाउंट ऑफ करंट की वैल्यू 10 raised power minus 3, magnetic field strength that is 0.1, area of the coil that is 0.01, and cos of angle 0 degrees. So if we solve this, cos of angle 0, it will be 1, 10 raised power minus 2, 10 raised power minus 1, 10 raised power minus 3, 3, 4, 6. So torque will be equal to 200 into 10 raised power minus 6 Newton meter. Torque will be equals to 2 into 10 raised power minus 4 Newton meter. There is no need to calculate on the calculator. So हमारा आंसर 2 into 10 raised power minus 4. If we move towards the next numerical,
numerical number 14.5. So next numerical 14.5. So numerical number 14.5 की statement है a power line 10 meter high, a power line 10 meter high, height उसकी given है हमें. In case of height हमने इस पूरे चैप्टर में कहीं पर भी हाइट का जिक्र नहीं पढ़ा, हमने उसकी जगह डिस्टेंस की बात कर लेते हैं, हम रेडियस की हम बात करते हैं, एम्पेयर सर्किटल लॉ. सो वो जो हाइट है उसको हम रेडियस के तौर पर लिखते हैं. आई विल ड्रॉ द डायग्राम इन ऑर्डर टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट. आर इज इक्वल्स टू 10 मीटर के एक वायर है जो ग्राउंड से 10 मीटर की हाइट पर है. सो हेयर इज अ पोल and here is another one, and between these poles there is a wire, a current carrying wire. So you can say that in this direction current is flowing and its height from the surface of earth is 10 meter. So there will be a magnetic field around this wire as the current is flowing through it. तो इस वायर में से चूंकि करंट पास कर रहा है तो इसके इर्द-गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा. सो ये मैग्नेटिक फील्ड अर्थ तक पहुंच रहा है. सो अर्थ तक जो सर्कल कॉन्सेंट्रिक सर्कल बन रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, दैट कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैज़ रेडियस ऑफ 10 मीटर. इसलिए हमने आपको कहा जी ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है, 10 मीटर है. कैरीज अ करंट ऑफ 200 एम्पेयर. करंट की वैल्यू भी गिवन है. दिस इज 200 एम्पेयर. देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. As the current is 200 ampere, there will be a very strong magnetic field. So it has some influence on the surface of earth. So if it has some influence on the surface of earth, so we must know the radius, and the radius is the distance between the wire and the surface of earth. That distance is about 10 meter. तो ये आपको height जो given है उसकी significance यही है. Next, find the magnetic field of the wire at the ground. आपने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करके देनी है ग्राउंड पे. सो दूसरी जो डाटा में चीज़ आपको गिवन है दैट इज़ द अमाउंट ऑफ करंट, दैट इज़ 200 एम्पेयर. नेक्स्ट चीज़ रिक्वायर्ड है आपसे, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ दैट विल एक्सपीरियंस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. सो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आप ग्राउंड पर फील करेंगे आपने उसकी वैल्यू बतानी है. B इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क. इस न्यूमेरिकल के अंदर हम यूज़ करेंगे एम्पेयर सर्किटल लॉ. एम्पेयर सर्किटल लॉ B डॉट L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. हम उसी फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं. हम चाहें तो वो जो मैंने पूरा फार्मूला डिराइव किया था वो फार्मूला रेडियस के ऊपर डिपेंड करते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर. वाई वी आर यूजिंग द 2 पाई आर? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सर्कुलर पाथ. कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा. अब आप इस डायग्राम के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखें तो आप यूँ समझें कि ये है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल. जो वायर करंट लेकर करंट कैरिंग वायर है वो करंट कैरिंग वायर इस पोजीशन पर है. सो आई विल प्लेस अ डॉट हेयर और अ क्रॉस. मैं क्रॉस पुट कर देता हूँ. व्हाट डज दिस मीन? द करंट इज मूविंग अवे फ्रॉम यू. इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड होगा. वो मैग्नेटिक फील्ड अगर आपने उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आप राइट हैंड रूल लगाकर आप इसकी डायरेक्शन बना सकते हैं. ये होगी जी डायरेक्शन, इट विल बी क्लॉकवाइज. सो अब ग्राउंड के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड आपको फील होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का कुछ ना कुछ इफेक्ट ग्राउंड के ऊपर होगा. एंड द रेडियस फ्रॉम और द डिस्टेंस फ्रॉम द wire to the surface of earth that is given, and this distance is about, your distance is here may given at 10 meter. So now you have the radius of the circle throughout radius. अगर आपके पास radius हो तो हम formula use करेंगे B is equals to mu naught I over 2 pi r. Why we are using the 2 pi r? Because हम इस length पूरी की बात कर रहे हैं. So its circumference that will be 2 pi r. ठीक है, और ni असल फॉर्मूला ये था B डॉट L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. हमने ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया तो उसके पीछे सिग्निफिकेंस है. द होल लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू 2 pi r. पूरा कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो पूरे का पूरा लेंथ वो इस पूरे का सर्कमफ्रेंस 2 pi r. तो N1 बिकॉज एक वायर है
और हम एक ही कॉन्सेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं. सो वी विल पुट द n1 इन दिस केस, यू विल पुट दैट n इज इक्वल टू 1, तो उसको हमने लिखा नहीं. और रही बात म्यू नॉट की वैल्यू, म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 4 पाई 10 रेज़ पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. वैल्यूज पुट कर दें. वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास सिचुएशन कुछ यूँ होगी, b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट 4 पाई, पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.14 10 रेज़ पावर -7. द अमाउंट ऑफ करंट इज 200 एम्पियर over 2 pi r, 2 multiplied by 3.14 multiplied by radius, that is 10. कैंसलेशन बड़ी सिंपल सी इसकी तो लग रही है सोल्यूशन. 3.14 से कैंसिल, 2 यहाँ पर 4 से कैंसिल होता है, 2 400. b इज इक्वल्स टू 400 इंटू 10 रेज़ पावर -8. -8 क्यों? कि आपने इस 10 को ऊपर मल्टीप्लाई ऊपर पहुंचा दिया तो वो -1 हो जाएगी पावर, -7 -1 -8. और बाकी आप मल्टीप्लिकेशन कर लें. इसके साथ यूनिट हम लिखेंगे टेस्ला. सो अगर आप इसको भी सिंप्लीफाई कर दें, देन b विल बी इक्वल टू 4 इंटू 10 रेज़ पावर -6 टेस्ला. ये 2 ज़ीरोज़ ख़त्म करके हमने उसकी साइंटिफिक नोटेशन की वैल्यू चेंज कर दी. 4 इंटू 10 रेज़ पावर -6 टेस्ला. न्यूमेरिकल नंबर 14.5. नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 14.6. न्यूमेरिकल 14.6 की स्टेटमेंट है, यू आर आस्क्ड टू डिज़ाइन अ सोलेनॉइड दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. हमने एक सोलेनॉइड को डिज़ाइन करना है दैट विल गिव अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.1 टेस्ला. b इज इक्वल्स टू 0.1 टेस्ला. येट द करंट मस्ट नॉट एक्सीड द 10 एम्पियर. ठीक है, करंट की जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दी है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट इज 10 एम्पियर. फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. सो रिक्वायर्ड हमसे है स्मॉल n. 2 तरह के n हम यूज़ करते हैं इस टॉपिक में. एक कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. एक हम यूज़ करते हैं स्मॉल n, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट द सोलेनॉइड शुड हैव. मतलब हमने एक ऐसा सोलेनॉइड डिज़ाइन करना है जिसके अंदर जब 10 एम्पियर का करंट पास कर रहा हो, द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज 0.1 एम्पियर. सो हाउ मच नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होने चाहिए? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. b इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई. n के लिए फॉर्मूला लिखें तो n विल बी इक्वल्स टू b ओवर म्यू नॉट इंटू आई. Let us put the value mu naught and I and b. So mu naught की वैल्यू जी 4 पाई 10 रेज़ पावर -7 वेबर पर एम्पियर पर मीटर. वैल्यूज को रिप्लेस करें. n इज इक्वल्स टू b 0.1 4 इंटू 3.14 म्यू नॉट पुट करें पाई 3.14 10 रेज़ पावर -7 मल्टीप्लाई बाय करंट I that is 10. So n is equals to 10 रेज़ पावर -6. सॉल्व करने के बाद ऊपर स्विच कर दें 10 रेज़ पावर 5. So 10 रेज़ पावर 5 divided by 4 over 3.14. 10 raised power 5 divided by 4 divided by 3.14. So the answer is 7961. Yes, 7961.7. 7961.
आई एम नॉट गोना राइट 0.7 बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स एक कंप्लीट इंटीग्रल नंबर होगा. सो अगर नंबर ऑफ टर्न्स एक कंप्लीट इंटीग्रल नंबर है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे, 2.5 टर्न्स तो कुछ नहीं होते. सो पॉइंट में उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और ना आपने इसके साथ कोई यूनिट लगाना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो एग्जैक्ट आंसर है 7961.7. तो 0.7 आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है. नाउ न्यूमेरिकल आज का जो पोर्शन है बच्चों आपका ख़त्म हो चुका है. हमने 6 न्यूमेरिकल करने थे, वो हो गए. अब नेक्स्ट चीज़ जो आप लोगों ने करना है वो आप लोगों ने क्या करना है कि नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता दूं. एक तो मुझे इस न्यूमेरिकल के ऊपर थोड़ा सा डाउट था कि आपकी तरफ से कि आपको थोड़ा सा इशू होगा, बिकॉज 2 तरह के एन आप पढ़ते हैं. मैं बोला भी बीच में न्यूमेरिकल करवाते हुए, जो कैपिटल एन हम यूज़ करते हैं ना, वी से अबाउट द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल. ठीक है, इफ़ आई कुड एबल टू शो यू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन अ कॉइल, देन आई हैव अ कॉइल ओवर हियर. सो लुक एट दिस. अगर ये आपके लिए जूम इन हो सके तो यहाँ पर मेरे पास एक कॉइल है, इसके ऊपर सपोज 10 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो वो 10 की 10 काउंट कर ली जाएंगी. दैट विल बी द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एंड विल बी इक्वल टू 10. अगर आपको कहा गया जी स्मॉल एन फाइंड करने के लिए, व्हाट इज दिस? दिस इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. मैं दोनों की डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ. एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कि सॉलिनॉइड के ऊपर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है. स्मॉल एन के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इन दोनों का मतलब क्या है? लेट्स ड्रॉ सॉलिनॉइड. एक सॉलिनॉइड अगर हम ड्रॉ करें तो सॉलिनॉइड कुछ यूँ होगा हमारे पास. व्हाट्स गोइंग ऑन? सो ये हमारे पास आ गया सॉलिनॉइड. कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं? लेट्स काउंट. 1 2 3 4 5 6 7. सो n इज 7. टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आप n 7 पुट करेंगे. What if you find the total number of turns per unit length? In order to find this, we will use the meter rod. In this case, meter rod के according हम उसको measure करेंगे and we will check out how many turns in per centimeter. And this is the total length, that is 22. 22 सेंटीमीटर्स के अंदर हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ रहे हैं वो कितने हैं जी? 7 है. सो 100 सेंटीमीटर के अंदर कितने टर्न्स होंगे, तो आप उसी के अगेंस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लें. ठीक है, 22 टर्न्स के ऊपर 22 के ऊपर वैल्यू आ रही है 7. 100 सेंटीमीटर के ऊपर वैल्यू कितनी होगी? सिंपल केस हो जाएगा. आप इन दोनों की रेशियो फाइंड करें, वी विल गेट द आंसर कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे. तकरीबन अगर ये वैल्यू 21 होती, मैं अपने लिए थोड़ा सा सिंपल कर रहा हूँ ताकि मैं मुझे ज़्यादा सॉल्व ना करना पड़े. इसका मतलब एक टर्न अबाउट 3 सेंटीमीटर का है. सो 100 के अंदर कितने होने चाहिए थे? ऑलमोस्ट 33 होने चाहिए थे. दैट इज़ एग्जैक्ट वैल्यू इज़ 33.33. तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप कितने पुट करेंगे? 33. ठीक है कि 1 मीटर के अंदर, इट इज़ नॉट द गेम अबाउट द सेंटीमीटर्स, इट इज़ द गेम अबाउट मीटर. तो 1 मीटर के अंदर कितने बनते हैं? 33. तो यू विल पुट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज़ 33. तो यहाँ पर भी ये जो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इसका मतलब है कि 1 मीटर के अंदर आपने कितने टर्न्स रखने हैं? 7961. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट हिस्से में मिलेंगे और आखिरी हम 4 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.